हेलो दोस्तों, जय वागड़ क्लासेस में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन पढ़ रहे थे, जिसका भाग एक देख लिया था हमने, जिसमें हमने बहुत कुछ देख लिया था, जैसे कि परागकोश है, लघु बीजाणु जनन है, बहुत कुछ देख लिया था। आज के इस भाग में हम परागकोश का स्फुटन देखेंगे। आज की क्लास हमारे पिछली क्लास के आगे है, आगे से शुरू होगी। तो जिसने भी पिछली क्लास नहीं देखी है वो पिछली क्लास देख ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, आज हम देखेंगे परागकोश का स्फुटन। परिपक्व जो परागकोश होता है, यानी कि जिसमें परागकण का जब परिवर्तन पूर्ण हो जाता है, तब परागकोश जो होता है, उस परागकण के चारों तरफ का आवरण वह स्फुटित होता है, जिससे परागकण बाहर आ जाते हैं। तो दोस्तों, परिपक्व परागकोश के फटने की क्रिया परागकोश स्फुटन कहलाती है। यानी कि जब परागकण फटता है तो जो क्रिया फटने की जो क्रिया होती है उसे परागकोश स्फुटन कहलाती है। परागकोश के परिपक्व होने पर मध्य स्तर व टेपिटम नष्ट हो जाता है। यानी कि जो हमने परागकोश की संरचना की में जो स्तर पढ़े थे हमने, उसमें जो ये मध्य स्तर एवं टेपिटम जो होता है वो नष्ट हो जाता है, तथा जल की कमी के कारण अंतःथिस्यम की कोशिकाएं सिकुड़ जाती है। जो अंतःथिस्यम भी इसकी संरचना है, तो उसमें जल की कमी हो जाती है तथा कोशिकाएं सिकुड़ने लगती है, जिससे ओष्ठ कोशिकाओं पर दबाव उत्पन्न होता है तथा ये फट जाती है, जिससे परागकण परागकोश से मुक्त हो जाते हैं। यहाँ पे परागकोश मुक्त हो जाते हैं। दोस्तों, अब परागकण या लघु बीजाणु की संरचना। हमने पहले वीडियो में भी बताया था कि परागकण और लघु बीजाणु अलग अलग नहीं है, कभी भी कंफ्यूज न हो। इसका बोर्ड एग्जाम में विशेषकर ध्यान रखें। परागकण या लघु बीजाणु की संरचना। परागकण एक कोशिकीय एवं केंद्रकीय व गोलाकार संरचना होती है। यानी कि जो परागकण होता है वह एक कोशिकीय होता है एवं एक केंद्रकीय होता है। वह इसकी संरचना गोलाकार होती है, जिसका व्यास 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है। इसकी संरचना में निम्न भाग पाए जाते हैं। यानी कि दोस्तों, जो परागकण होता है इसकी जो संरचना होती है वह गोलाकार होती है, यह एक कोशिकीय होती है तथा यह एक केंद्र की होती है। यानी कि इसमें एक केंद्रक पाया जाता है। अब इसका जो व्यास होता है वो 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है। ये बोर्ड में आने जैसा एक नंबर का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसे ज़रूर याद रखें और इसे IMP ज़रूर लगा देवे। ये इम्पोर्टेंट है, इसको देखना चाहिए। दोस्तों, अब हम स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। दोस्तों, परागकण की संरचना में पहला भाग है बाह्यचोल। बाह्यचोल यानी कि जो बाहर का जो परत है उसे बाह्यचोल कहते हैं, इंग्लिश में उसे एक्साइन कहते हैं। यह परागकण की सबसे बाहरी परत होती है, जिससे कई प्रवर्ध निकले रहते हैं। इस परत पर जनन छिद्र व स्पोरोलेनिन परत का जमाव होता है। दोस्तों, ये स्पोरोपोलेनिन का जो जमाव होता है उसको याद रखें, ये इम्पोर्टेंट भी है। स्पोरोपोलेनिन यह एक प्रतिरोधक कार्बनिक पदार्थ है, जिसका जैविक अपघटन नहीं होता है। इसका निर्माण टेपिटम करता है। इसकी उपस्थिति के कारण परागकण लंबे समय तक नष्ट नहीं होते तथा जीवाश्म के रूप में पाए जाते हैं। यानी कि दोस्तों, जो ये स्पोरोपोलेनिन जो होता है ये परागकण को नष्ट होने से बचाता है तथा इन्हें लंबे समय तक सुरक्षित रखता है तथा इसे जीवाश्म के रूप में भी काम में लिया जाता है। अब दोस्तों आता है जनन छिद्र। बाह्यचोल पर सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं, जिससे पराग नलिका बाहर निकलती है, जिसे जनन छिद्र कहलाता है। यानी कि दोस्तों, जो ये जनन छिद्र होता है वो बाह्यचोल पर सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं, इस रूप में सूक्ष्म छिद्रों के रूप में होता है, जिनसे पराग नलिकाएं बाहर निकलती हैं। द्विबीजपत्री पादपों में जनन छिद्रों की संख्या 3 होती है तथा एक बीजपत्री पादपों में जनन छिद्रों की संख्या 1 होती है। ये IMP लगा लेना दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट है, एक नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं।
स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। दोस्तों दूसरा जो भाग है वो अंतःचोल कहलाता है। यह एक पतली व लचीली परत होती है जिसमें रिक्तिकाएं, केंद्रक व कोशिका द्रव्य पाया जाता है। इसका मुख्य कार्य परागनली का निर्माण करना होता है। इसका यह जो कार्य है दोस्तों वो याद रखना, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह परीक्षा में पूछा जाता है। परागकणों का जो अध्ययन जिस विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे परागाणु विज्ञान कहलाता है। दोस्तों ये परिभाषा भी याद रखना, यह भी बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी मैं इम्पोर्टेंट लगवा रहा हूँ उसे नोट कर ले हुए, उसे नोटबुक में भी नोट कर ले हुए, ताकि ये आपको याद रहे और बोर्ड एग्जाम में भी आसानी से आपको याद आ सके। चलिए दोस्तों अब चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। दोस्तों ये जो है आपको चित्र दिख रहा है, ये परागकण है। इसके ऊपर जो ये है ट्यूब सेल है जो बीच में है, और ये जो आपको दिख रहा है बीच में ये ट्यूब न्यूक्लियस है यानी कि केंद्रक है, और ये है जनरेटिव सेल्स यानी कि ये जनन में सहायक होती है। ये इसके बाद ये है जर्मोपोल यानी कि ये छेद है। इसके बाद ये दोस्तों ये वोक्यूल रिक्तिका है जिसको हम बोलते हैं। ये बाहरी परत अंतःचोल और ये इंटाइल। परागकणों का परिवर्धन। परागकणों का निर्माण होने के बाद उनका परिवर्तन 2 चरणों में पूर्ण होता है। चलिए अब इनके चरणों के बारे में जानते हैं। दोस्तों परिवर्तन का प्रथम चरण, यह चरण परागकोश में पूर्ण हो जाता है। इस परागकोश में उपस्थित परागकण समसूत्री विभाजन द्वारा दो असमान कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। यानी कि जो कोशिकाएं जो निर्माण होता है उनका आकार असमान होता है। एक कोशिका बड़ी होती है तो एक दूसरी छोटी होती है। बड़ी कोशिका जो होती है वो कायिक कोशिका कहलाती है, तथा जो छोटी कोशिका होती है उसे जनन कोशिका कहलाती है। यानी कि जो परागकण में समसूत्री विभाजन होता है तो 2 असमान कोशिकाओं का निर्माण होता है। ये कोशिका एक बड़ी वाली जो होती है वो कायिक कोशिका कहलाती है, तथा छोटी कोशिकाएं जनन कोशिका कहलाती हैं। द्वितीय चरण, यह चरण वर्तिका पर पूरा होता है। इस चरण में कायिक कोशिका वृद्धि करके परागनली का निर्माण कर लेती है, तथा जो जनन कोशिका विभाजित होकर 2 अचल नर युग्मकों का निर्माण करती हैं, तथा ये जो परागकण निर्माण नर युग्मक जो निर्माण होता है वो परागनली में आ जाते हैं। यानी कि जब वर्तिका पर द्वितीय चरण जो होता है वो वर्तिकाग्र पर पूरा होता है। यानी कि इस चरण में जो कायिक कोशिका प्रथम चरण में जब बनती है तो वो कायिक कोशिका जो होती है वो वर्तिका से अंडाशय तक युग्मक को पहुंचाने के लिए जो परागनली सहायक होती है उसका निर्माण कायिक कोशिका करती हैं, तथा जनन कोशिका जो होती है वो विभाजित होकर 2 अचल नर युग्मकों का निर्माण करती हैं, तथा ये युग्मक स्वतः ही परागनली में आ जाते हैं। इस अवस्था में परागनली जो होती है वो 3 केंद्रक युक्त होती हैं। 2 नर युग्मक केंद्रक होते हैं तथा 1 नलिका केंद्रक। परागनली का मुख्य कार्य नर युग्मकों को मादा युग्मक तक पहुंचाने का होता है। इन्हें नोट कर ले, ये IMP में है, ये आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं और एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। दोस्तों ये जो है वो परागकण का चतुष्कीय रूप है, और ये 3 और ये 2, ये जो है वो लघु बीजाणु के परिपक्व के विभिन्न चरण हैं। ये आपके बुक्स के हैं, देख लेना। ये डायग्राम कभी पूछ भी सकता है, हालांकि पूछेगा तो नहीं। चलिए अब चलते हैं आगे। परागकणों का जीवन काल। परागकणों के निर्माण से लेकर अंकुरण का समय उनका जीवन काल कहलाता है। यह उनकी वायुमंडलीय आर्द्रता, ताप एवं आनुवंशिक लक्षणों पर निर्भर करता है। यानी कि परागकण का जो जीवन काल होता है वो वायुमंडलीय आर्द्रता, ताप और आनुवंशिक लक्षणों पर निर्भर करता है। ये जो 3 है, जो 3 कारक भी उस कारक के रूप में भी एग्जाम में पूछ सकता है। ये तीनों ही कारक है जो परागकण के जीवन काल को प्रभावित करता है।
परागकणों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए 196 डिग्री सेंटीग्रेड द्रव्य यानी कि जो 194 डिग्री सेल्सियस द्रव्य नाइट्रोजन ताप का उपयोग किया जाता है। अब दोस्तों गेहूं के जो परागकण होते हैं उनका जीवन काल हम देखेंगे तो उनका जीवन काल सिर्फ 30 मिनट होता है। अब परागकणों से हानियाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं परागकणों से हानियाँ। परागकणों से हानियाँ, पार्थेनियम गाजर घास कांग्रेस घास के परागकण मनुष्य में एलर्जी उत्पन्न करते हैं, यानी कि जो पार्थेनियम गाजर एवं कांग्रेस नाम की जो घास होती हैं वो उसके परागकण जो होते हैं वो मनुष्य में एलर्जी उत्पन्न करते हैं। परागकण में एलर्जी उत्पन्न करने वाले प्रोटीन का निर्माण टेपिटम के द्वारा होता है, यानी कि जो परागकणों में एनर्जी उत्पन्न करने की जो प्रवृत्ति होती है प्रोटीन जो होती है उसका निर्माण जो होता है वो परागकण के द्वारा किया जाता है, मतलब टेपिटम के द्वारा किया जाता है। इसके बाद परागकण की हानियाँ हैं तो दोस्तों उसके लाभ भी तो ज़रूर होंगे। अब इसके लाभ पढ़ते हैं। परागकणों में कई पोषक तत्व पाए जाते हैं, इसका कारण इनका उपयोग धावक व घोड़ों के लिए किया जाता है, यानी कि जो परागकण होते हैं इनमें कई प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं, इस कारण इनका उपयोग जो धावक यानी कि जो दौड़ने वाले जो वेग लोग होते हैं यानी कि जो रेसर होते हैं उनके लिए, व घोड़ों जो रेसिंग में काम होते हैं, या फिर ऐसे जो नॉर्मल भी घोड़े होते हैं उनके लिए परागकणों का उपयोग होता है। परागकणों में असंतृप्त वसा पाई जाती है जिसका उपयोग विशेष प्रकार की क्रीम बनाने में किया जाता है जो सूर्य से आने वाली हानिकारक विकिरणों से सुरक्षा प्रदान करती हैं। चलिए अब चलते हैं आगे। दोस्तों हमने 2 चरण पढ़ लिए थे जो ये जिसमें परागकणों का उपयोग धावक के लिए और घोड़ों के लिए किया जाता है, और इसमें परागकण असंतृप्त वसा पाई जाती है परागकणों में जिसका उपयोग विशेष प्रकार की क्रीम बनाने तथा सूर्य से आने वाले हानिकारक विकिरणों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया जाता है। तीसरा है परागकणों का उपयोग मधुमक्खियों के भोजन के रूप में भी किया जाता है, यानी कि जो मधुमक्खियाँ होती है उनके भोजन के रूप में भी परागकणों का उपयोग किया जाता है। चलिए चलते हैं अब हम आगे। हमारी क्लास दोस्तों यहीं पे अब ख़त्म होती हैं। आप हमारी क्लास पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि जब भी अगला वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाए, या फिर डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएंगे तो आप उस नंबर से व्हाट्सएप पर SMS भी कर सकते हैं। ध्यान रहे दोस्तों, सिर्फ SMS ही करेंगे, कोई कॉल नहीं करेगा। और इस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।